हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल रिद्धिका हिंदी एकेडमी में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों आइए आज हम चलेंगे अपनी प्रश्नोत्तरी। और आप सभी को पता है कि हम नेक्स्ट वीडियो में जो बात किए थे वो 2018 यूजीसी नेट का पेपर था दोस्तों। उसी में आज हम 35 क्वेश्चन को कर चुके थे। आज हम ये 36 नंबर का प्रश्न उसके आगे करेंगे। समय नंबर बात करते हुए हम अपने प्रश्नों की तरफ चलते हैं। ध्यान दीजिए, प्रश्न को बहुत आराम से पढ़ना है, उसके बाद उत्तर लगाना है। यहाँ ना कोई परीक्षा हो रहा है ना आपका टेस्ट। सिर्फ आप प्रश्नों को, नेचर को देखिए कि आपने जो पढ़ा था आपको कितना याद है, आप कितना सही कर पा रहे हैं। दोस्तों परीक्षा में एक अच्छा स्थान सुनिश्चित करने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। हम पढ़े तो बहुत होते हैं, थोड़ी सी मिस्टेक से हमारा प्रश्न गलत हो जाता है। इसलिए हम प्रश्नों को, नेचर को देखते हुए और प्रश्न को अपने दिमाग में मेमोराइज करेंगे कि ये प्रश्न आया तो हमारे माइंड में तुरंत क्लिक करना चाहिए। प्रीवियस ईयर पेपर का मतलब यही होता है कि आपके माइंड में तुरंत क्लिक करे कि इसका आंसर कौन सा है। चलिए देखिए, प्रश्न है 36 नंबर का। नीलोत्पल के बीच समाये मोती से आंसू के बूंद, उक्त काव्यांश के लिए कौन से कथन सही है। इनमें, और आप सभी जानते हैं नीलोत्पल एक कमल होता है, उसका नाम है। तो पूछ वही है प्रश्न कि नीलोत्पल के बीच समाये मोती से आंसू के बूंद। आप सभी जानते हैं कमल की जब पंखुड़ियाँ धूप निकलती है तो कमल खिल जाता है। जब कमल खिलता है तो उसके अंदर छोटे छोटे जल, मतलब आप देखे होंगे ना, जब कभी कभी आप गए होंगे जहाँ कमल खिलता है, मैं बस यही इतना कल्पना करके बता सकती हूँ। वहाँ पे जब कमल खिलेगा उसके बीच में मोती से छोटे छोटे बूंद के कण, क्योंकि वो पानी के अंदर होता है ना, तो वहाँ पे मोती के कण रहते हैं। तो मतलब इस प्रश्न का यही आशय है कि नीलोत्पल के बीच समाये मोती से आंसू के बूंद, जो हम पानी का छोटा बूंद है वो कैसा है, मतलब आंसू की बूंद के समान है। ठीक है, उक्त काव्यांश के लिए कौन से कथन सही है। इनमें अलंकार ध्वनि है, यह रस ध्वनि का उदाहरण है, इसमें अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि है, यह लक्षण लक्षणा पर आधारित है। प्रश्न आप देख लिए। अब आप अपने उत्तर का तलाश कीजिए और एलिमिनेट करके उत्तर तक पहुंचना चाहेंगे ना, बहुत अच्छे से आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए कि ए सही है, ए में ए सही, सी सही है, सी सही कि डी सही है, बी सही, बी और सी सही है, डी नंबर का है, ए और डी सही है। प्रश्न बहुत ही घुमावदार है, थोड़ी सी उहापोह हुई कि ये प्रश्न आपसे फिसल सकता है। 36 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है दोस्तों। तो आप सभी जानते हैं क्या है इसमें, अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि है। आप देख रहे होंगे ना, तो आप समझ पा रहे होंगे। आप ध्यान से प्रश्न को पढ़िए। ठीक है, तो आप देखिए इसमें अलंकार ध्वनि है, यह रस ध्वनि का उदाहरण है। ठीक है, तो आप बताएंगे 36 नंबर के प्रश्न में क्या है। तो ये क्या है, यह लक्षण लक्षणा पर आधारित है दोस्तों, और इसमें अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि है। ठीक है, इसका बी नंबर। ठीक, अब चलिए आगे चलते हैं। ध्यान दीजिए, ये भी प्रश्न बहुत बार रिपीट होता है। रचना काल के दृष्टि से निम्नलिखित सूफी रचनाओं का सही क्रम क्या है। अब आप बता सकते हैं कि निम्नलिखित रचनाओं का सही क्रम क्या है। चंदायन, मृगावती, चित्रावली, अनुराग, बांसुरी, क्या होगा बताइए। मृगावती सबसे पहले देखिए, आप देख पा रहे होंगे चित्रावली, मृगावती, चंदान, अनुराग, बांसुरी, इनमें से क्या होगा। मृगावती, चित्रावली, चंदान, अनुराग, बांसुरी, मिला जुला के यही सेम टू सेम प्रश्न दिए हुए हैं दोस्तों। अब आप इनका उत्तर बताइए, तभी आप समझ पाएंगे अच्छे से। चलिए बताइए। तो सबसे पहले आप जानते हैं 1400 ईस्वी में ये चंदान लिखा गया है, फिर मृगावती है, या फिर ये जो है कि चित्रावली 1545 है, कंफर्म अभी हम कर देंगे। और इसके प्रश्न के हिसाब से सबसे पहले चंदान आएगा दोस्तों। अब देख लीजिए, चंदान 2 में है, मृगावती भी है, इसका मतलब चंदान के बाद मृगावती आएगा, फिर अनुराग बांसुरी आएगा, फिर क्या आएगा, चित्रावली। अब यहाँ पे क्या है, चित्रावली, चित्र है अवली, चित्रावली बाद में है दोस्तों। यदि आप यहाँ तक पहुँच पा रहे हैं तो इसका 37 नंबर के प्रश्न का उत्तर क्या होगा बताइए। डी नंबर, सॉरी, ये अनुराग बांसुरी बाद में है दोस्तों, तो क्या होगा, डी नंबर। 37 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, अनुराग बांसुरी चित्रावली से
बाद होगा। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक होती है, जहाँ पे हम ऐसी गलतियाँ कर बैठे थे आप भी कर देते दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 38 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और अब आप इनका उत्तर दीजिए। जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित संत कवियों का सही अनुक्रम क्या है? गुरु नानक, दादू दयाल, ठीक है, दादू का पूरा नाम दादू दयाल है, मलूक दास, सुंदर दास। 38 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है दोस्तों। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले आते हैं क्या, गुरु नानक हैं। अब इसके बाद आप बताएंगे क्या है। ठीक है, 38 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, तो ध्यान दीजिए। ठीक है, देखिए ये गुरु नानक की हैं 1469। ठीक है, 1469 ईस्वी। दादू का 1544 है। आप साफ से लिख लीजिएगा। सुंदर दास का, ठीक है, मलूक दास 1574। ये मलूक दास है, 1574 है। ये 44 है, ये 74 है। सुंदर दास तो आप सभी को याद होंगे, 1596। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो इनका उत्तर हो गया बी। चलिए अब जन्म काल वाला प्रश्न देखिए, ये भी बहुत बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न है। जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित रीति ग्रंथकारों का सही अनुक्रम है। तो ये सभी कवि कहाँ के हैं? रीति ग्रंथकार मतलब रीतिकाल के कवि हैं। यहाँ से एक चीज आपको कन्फर्म हो गई। 39 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, तो कौन सा आंसर होगा? सूरत मिश्र, देव, भूषण, जसवंत सिंह, भूषण, जसवंत सिंह, देव, सूरत मिश्र। ये सब उलटफेर के दिया हुआ है दोस्तों। जब आप इनका जन्म काल, यहाँ पे आप कोई तुक्का नहीं लगा सकते, ना तो यहाँ पे आपका कोई विवेक काम करेगा। जब आप सही से इनका याद कर बैठेंगे तभी ये प्रश्न आपसे बनेंगे दोस्तों। जो फैक्ट है मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले कौन होंगे? भूषण, फिर जसवंत सिंह, उसके बाद देव, फिर सूरती मिश्र। तो आप ध्यान दीजिए, 39 नंबर का प्रश्न, इसका आंसर होगा सी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 40 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है? अब ये भी प्रश्न आप सीधा सा जान लीजिए। कामायनी को 1900 कहीं कहीं 36 माना जाता है, कहीं कहीं 35, तो कामायनी 1935 में ही है। 40 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। अब आप इनका उत्तर दीजिए। ठीक है, उर्वशी एक 1923 में लिखी गई है और एक उर्वशी 1940 के बाद की है। तो यहाँ पे आप ध्यान से यदि पढ़ेंगे ना, तो उर्वशी क्या है? बाद वाली है। 23 वाली होती तो पहले आ जाती। आप 1940 को ध्यान में रखते हुए अब इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। 40 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। ठीक है, क्या होगा? सबसे पहले यशोधरा होगा, फिर कमायनी होगी, फिर कनुप्रिया, फिर उर्वशी। अब आप ऐसे याद कर लीजिए, कामायनी कनुप्रिया, कामायनी कनुप्रिया, मतलब कामायनी के बाद कनुप्रिया है। उर्वशी तो 23 वाली नहीं है क्योंकि यशोधरा आ गया। ठीक है, तो कौन, इसका उत्तर क्या होगा? 40 का क्या होगा? बी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। 41 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है दोस्तों। आप इनको बहुत ध्यान से उत्तर देने का प्रयास कीजिए। प्रकाशन काल की दृष्टि से हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम। तो ये भी जो है कि बहुत ही बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, बार बार रिपीट होता है। हरिवंश राय बच्चन से एक प्रश्न यूजीसी नेट में तय है। ठीक है, तो यहाँ से आपको बहुत अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक, चलिए 41 नंबर के प्रश्न में आप बताइए इसका उत्तर क्या होगा? डी का। ठीक है, 41 नंबर का प्रश्न है, सबसे पहले कौन सी रचना होगी? ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या होगी? निशानी मंत्रण। 41 में आप सभी जानते हैं। ठीक, तो निशा निमंत्रण 2 में है। अभी ये 2 तो आप हटा ही देंगे। अब आपका बचा डी और वी। इसके बाद मिलय यामिनी, प्रणय पत्रिका, जाल समेटा। बहुत कम लोगों को पता होगा कि हरिवंश राय बच्चन की ये भी रचना है, जाल समेटा। तो इधर तो आपने सब पढ़ा होगा, निशा निमंत्रण, मिलय यामिनी, प्रणय पत्रिका, जाल समेटा। जाल समेटा को बहुत बारीकी से आप ध्यान दीजिए। 41 नंबर के प्रश्न में आपका उत्तर क्या होगा बताइए? तो डी होगा। ठीक है, चलिए अब इन्हीं की दूसरी रचना आ रही है। एक है मधुबाला। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कविताओं का सही अनुक्रम क्या है?
तो आप ध्यान दीजिए, 42 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, आप इनका उत्तर दीजिए। ठीक, चलिए बताइए सबसे पहले क्या होगा। कुछ सेकंड का आपको मौका देते हैं, इसके बाद हम प्रश्नों की तरफ चलेंगे। 42 नंबर के प्रश्न में आप बताएंगे, इनका उत्तर सी होगा। सबसे पहले क्या होगा, प्रलय की छाया होगी, फिर मधुबाला होगा, असाध्य वीणा आप जानते हैं अज्ञेय की रचना है, पटकथा। ठीक, तो कौन सा आंसर होगा, सी। 42 नंबर के प्रश्नों का उत्तर सी होगा। यदि आपको इनका डेट नहीं पता होगा दोस्तों, तो आप कमेंट कीजिएगा, हम इनके डेट को भी बताने का प्रयास करेंगे। आइए आगे चलते हैं और निम्न प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है, चलिए 43 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, उत्तर दीजिए। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही क्रम। एक प्रश्न यहाँ से तय है, उपन्यास को आपको बहुत अच्छे से, उपन्यास में ऊपर से प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं। कौन सा पात्र क्या कहा है, ये प्रश्न इस बार की यूजीसी नेट की परीक्षा में गोदान से एकदम अंदर से घुस के प्रश्न पूछा गया था दोस्तों। तो यहाँ पे बहुत आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। 43 नंबर के प्रश्न में आप बताएंगे क्या होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं हम प्रश्नों की तरफ। अमृत और विष किसका है, बताइए। पहला पड़ाव दिव्या, जहाज का पंछी। ठीक है, अब आप यहाँ पे आपका फैक्ट तैयार होगा, कौन सा रचना किसका है, फिर वह किस प्रकाशन में हुआ। यहाँ पे प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रश्न पूछा जा रहा है, और आप अगर इसमें से दो को भी जानते होंगे तभी कर पाएंगे। ठीक है, अब आप बताइए। अमृतलाल नागर का ये है, अमृत और विष लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। चलिए इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए, फटाफट हम चलते हैं। प्रश्न तो सारे पढ़े हुए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिव्या, जहाज का पंछी, अमृत और विष, पहला पड़ाव। ठीक है, सबसे पहले दिव्या आएगा। 43 नंबर के प्रश्न में सबसे पहले दिव्या आएगा। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही क्रम लिखाइए। चलिए ठीक है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम लिखाइए। देखिए, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी और श्रृंखला की कड़ियाँ, उन्हीं का है। आस्था और सौंदर्य, कला और जोखिम। तो आप बताएंगे ये दो जो है कि किसके हैं, ये तो महादेवी वर्मा का है, अशोक के फूल हजारी का है। ठीक है, 44 नंबर का प्रश्न में आप बताइए क्या होगा प्रश्न का उत्तर। तो इनका उत्तर क्या होगा 44 नंबर में, सी। सबसे पहले श्रृंखला की कड़ियाँ होगी, फिर अशोक का फूल, आस्था और एक कला का जोखिम। कमेंट के माध्यम से बताइएगा कला का जोखिम किसका निबंध है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित जीवनी परक ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है। व्योमकेश दरवेश, कलम का मजदूर, कलम का सिपाही, आवारा मसीहा। ये भी आवारा मसीहा तो बहुत बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। अगर 10 परीक्षा हो रही है तो 8 में तो पूछा ही जाएगा ये प्रश्न। बहुत ही चर्चित प्रश्न है दोस्तों, इन प्रश्नों को आप नज़रअंदाज ना करें, इनके बारे में गहराई से रिसर्च करें और जानें कि ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं। 45 नंबर का प्रश्न आप बताइए, और प्रश्न को वही बता पाएगा जो स्वयं उस मैदान में उतरा हुआ है दोस्तों। ठीक है, चलिए प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित जीवनी परक ग्रंथों का सही क्रम क्या है। अब आप बताएंगे कि कलम का मजदूर किसका है, कलम का सिपाही, कलम का मजदूर, व्योमकेश दरवेश, अरे आवारा मसीहा। आवारा मसीहा तो आप सभी जानते होंगे, ये भी जानते होंगे, ये भी, व्योमकेश दरवेश। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बताना है, सही अनुक्रम बताना है। तो 45 नंबर के प्रश्न का उत्तर क्या होगा। सबसे पहले लिखा गया है कलम का सिपाही, फिर कलम का मजदूर, फिर आवारा मसीहा, व्योमकेश दरवेश। तो आवारा मसीहा भी आप जानते हैं 14 वर्षों में लिखा गया है यह, और किसके द्वारा लिखा गया है, कमेंट के माध्यम से बताइए। यूपीएससी में ये प्रश्न पूछा गया था कि लेखक ने आवारा मसीहा लिखने में कुल कितने वर्षों का समय लगा है, 14 वर्ष। ठीक है, कलम का सिपाही, डी नंबर इस प्रश्न का सही होगा। आगे चलते हैं और ध्यान दीजिए। प्रकाशन वर्ष के अनुसार सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है। ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है, रिपीट होने वाले प्रश्न हैं ये सब। ध्यान दीजिए। सेतुबंध, एक दूनी एक, 8वां सर्ग, रतिका कंगन। तो आप बताएंगे 8वां सर्ग सेतुबंध
रतिका कंगन, एक दूनी एक, सेतुबंध, आठवां सर्ग, एक दूनी एक, रतिका कंगन, आठवां सर्ग, सेतुबंध, एक दूनी एक। यहाँ तक कन्फर्म हो गया कि सेतुबंध 2 बार आया है। अगर आप ऑप्शन को एलिमिनेट करना चाहेंगे तो यहाँ से भी प्रश्न का उत्तर आप निकाल सकते हैं। ठीक है, 46 नंबर के प्रश्न का आप देखिए, अब ऐसे दिमाग लगाएंगे तो सेतुबंध पहले आया हुआ है, अब सेतुबंध 2 में आया हुआ है। ठीक है, 8वां सर्ग बहुत रटा रटा रहता है तो लोगों को लगेगा कि 8वां सर्ग होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, 46 नंबर के प्रश्न का आप उत्तर दीजिए, फटाफट उत्तर देने का प्रयास कीजिए आप लोग, ताकि जल्दी से प्रश्नोत्तरी को समाप्त किया जाए दोस्तों। ठीक है, चलिए 46 नंबर के प्रश्न का उत्तर क्या होगा बताइए? सी। ठीक, क्या होगा? सबसे पहले सेतुबंध होगा, 8वां सर्ग होगा, एक दूनी एक, रतिका कंगन। ठीक है, कई बार पूछा गया है रतिका कंगन किसका है, किसका नाटक है। अगर आपको पता होगा तो कमेंट कीजिएगा। ठीक, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से आचार्य नंदुलारे वाजपेयी के आलोचनात्मक कृतियों का सही अनुक्रम, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। नंद दुलारे वाजपेयी के कथन आलोचना ग्रंथ के नाम बार बार पूछे जाते हैं। 47 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। यही सब प्रश्न हमें परीक्षा में क्या करते हैं, मेरिट से बाहर कर देते हैं। आप बताइए कि प्रकाशन वर्ष की देख रहे हैं आलोचना, ये इनकी बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। इनसे ऐसा नहीं है यूजीसी नेट ने प्रश्न ना पूछा हो। तो जो मुख्य मुख्य लेखक हैं दोस्तों, उनके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे और आप सभी को उन पे बातचीत करेंगे। अभी थोड़ा सा वीडियो हो जाता है पहले प्रश्नोत्तरी का, इसके बाद हम विस्तृत चलेंगे। 47 नंबर के प्रश्न का उत्तर बताइए। नई कविता जयशंकर प्रसाद, कवि निराला, आधुनिक साहित्य। जयशंकर प्रसाद, आधुनिक साहित्य, कवि निराला, नई कविता। ये भी पूछा जाता है नंद दुलारे वाजपेयी कैसे आलोचक हैं, है ना, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। तो ध्यान दीजिए, इन सब प्रश्नों को खोजने का भी प्रयास कीजिए। ठीक है, अपनी मर्जी से भी। 47 नंबर के प्रश्नों का उत्तर क्या होगा भाई? सबसे पहले जयशंकर प्रसाद पे इन्होंने रचना की है विस्तृत, फिर आधुनिक साहित्य पे, कवि निराला पे, इसके बाद नई कविता पे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 48 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, आप इनका उत्तर दीजिए। ऐसे प्रश्न बहुत ही मजेदार होते हैं और 2 का भी आंसर आए आप ये प्रश्न जरूर हल कर जाएंगे। निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए। अब बोलिए खड़ी बोली। खड़ी बोली कहाँ का है? करनाल, हरियाणा में। बताएंगे कि मेरठ की है? आप लोग बताइए। 48 नंबर के प्रश्न का सही जवाब देने का कष्ट करें आप लोग भाई, फटाफट। ऐसे प्रश्न ना बहुत जल्दी हल होते हैं। ठीक है, बताइए फटाफट फटाफट फटाफट। खड़ी बोली कहाँ का है? तो खड़ी बोली बिजनौर का है, मतलब 4 नंबर। ब्रजभाषा तो बताइए, आगरा, बी नंबर ब्रजभाषा। ठीक है, तो इनका होगा 3 नंबर। बांगड़ू, बांगड़ू आप सभी जानते हैं, ये किधर का बेल्ट है? अवधी। अवधी को आप सुल्तानपुर से को रिलेट कर लीजिए, तो 4 3 देख रहे हैं यहाँ पे 4 3, ये होगा बी। 48 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे था, जिसका आपने बहुत अच्छे से उत्तर दिया। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। बांगड़ू को भी मिला लीजिए दोस्तों, नहीं तो कहेंगे आपने मिलाया ही नहीं। सी का कौन सा सही है भाई? 4 नंबर करनाल। तो क्या है, हरियाणा की तरफ है ना बांगड़ू, इसका 4 नंबर सही है। सॉरी, अब आप ध्यान से देखिए। बी में आपका चौथा सही हो गया, और बी में तीसरा सही हो गया, और सी में क्या हो गया? यही तो होगा करनाल बांगड़ू का। ठीक है, सही है, बी नंबर। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित काव्य भाषाओं को उनके संबंध रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो आप सभी जानते हैं विद्यापति अवहट्ठ भाषा का प्रयोग किए हैं। विद्यापति की कई रचना दिख रही, कीर्तिलता, तो कीर्तिलता को मिला दीजिए 3 नंबर से। ब्रजभाषा आप देख पा रहे होंगे ना, अवधि है, ये मधुमालती अवधि की है। सी का 5वां है, सी का 5वां यहाँ पे है। तो आप ध्यान दीजिए 49 नंबर के प्रश्नों का क्या उत्तर होगा। आप ध्यान देंगे तो आप सीधा उत्तर पे चले आएंगे। ठीक है, अब आपने ध्यान दिया ना, अवधि मधुमालती का है, तो ये है क्या, 5 नंबर का है। और ब्रजभाषा किसका है? ब्रजभाषा हो गया आपका भंवर गीत। ठीक है, बी नंबर। बी को आप ध्यान से देखेंगे ना, तो बी में पहला भंवर गीत। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, पहला हो गया 3 1 5। और डी का खड़ी बोली का क्या हो गया? खड़ी बोली का प्रिय प्रवास, बहुत ही चर्चित प्रश्न है, तो दूसरा।
तो 3152, 3152, ठीक है, ये हो गया डी नंबर। ये रहा आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पे, और आप इनका उत्तर दीजिए। फटाफट उत्तर देने का कष्ट करेंगे ताकि प्रश्न को हम समय से कर पाएँ, ठीक है। चलिए, जप्पू जी, रस मंजरी, वरवे नायिका भेद, वैरागी संदीपनी। तो वैरागी संदीपनी तुलसीदास की है 1 नंबर, और जप्पू जी इनकी है नानक की, ठीक है, गुरु नानक की रचना है जप्पू जी, 5 नंबर। और रसमंजरी किसका है? नंददास। बरवे नायिका भेद, अब आपको कहाँ से कन्फ्यूजन होगा, आपको हम मान लीजिए हमको 2 आ रहा था, हमने फटाफट मिला दिया। जब जी का 5 है तो सबसे पहले हमें 5 मिल गया। इसके बाद आप आएंगे बी पे, रसमंजरी। रसमंजरी किसका है? नंददास का है, 3 नंबर। बरवे नायिका भेद आप सभी जानते हैं। सी का हो गया रहीम, तो आप देखेंगे रहीम चौथे नंबर पे हैं, तो 4 3 5 3 4 1, तो 5 3 4 1। तो रहे दोस्तों आज के ये जो है कि 50 प्रश्नों की यहाँ प्रश्नोत्तरी समाप्त हुई। इसके बाद हम 50 प्रश्नों के नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।